अब हम यहाँ पे मैथमेटिकल फिजिक्स के क्वेश्चन दोस्तों डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये हमारा दोस्तों मैथमेटिकल फिजिक्स का पहला क्वेश्चन है जो कि आपका एमएमपी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देखोगे कि लेट पी एक्स बी दी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस ऑफ फॉर ए पॉजिटिव रियल वैल्यू एक्स एंड यहाँ पे दोस्तों आपको ये एक रिलेशंस गिवन है, ठीक है। ये दोस्तों आपको यहाँ पे एक रिलेशंस गिवन है। इफ सिग्मा इफ जी प्राइम, यहाँ पे दोस्तों आपको ये दिया गया है आर रिस्पेक्टिवली फर्स्ट एंड सेकंड है ना डेरिवेटिव्स ऑफ जी अल्फा विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, तो विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द वेरिएंस। अरे दोस्तों कुल मिला के ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दोस्तों आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन है। दोस्तों कभी जिंदगी में तुमने लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा होगा तो तुमने एक चीज जरूर पढ़ी होगी, अगर मेरे पास दोस्तों कोई फंक्शन होता है एफ टी और उसका अगर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं तो वो दोस्तों हमारे पास होता है 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस के एस टी, ये दोस्तों हमारे पास होता है एफ टी, आप इसको लिखोगे डी टी और ये हमारे पास दोस्तों फंक्शन निकल के आता है एफ एस। अब यार तुम्हारा अगर दिमाग सही चल रहा हो तो यहाँ पे दोस्तों आप देखोगे कि ये हमारे पास क्या है पी एक्स। तो अगर मैं इसका दोस्तों पी एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेता हूँ तो इसको मैं क्या लिख लूंगा दोस्तों 0 से इंफिनिटी, ये हमारे पास है e की पावर माइनस के अल्फा एक्स, ये दोस्तों हमारे पास हो जाएगा पी एक्स, ये हमारे पास है दोस्तों डी एक्स। और यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पर एस था तो मैंने यहाँ पे दोस्तों एस लिखा था, तो यहाँ पे हमारे पास अल्फा है तो मैं इसको दोस्तों जी अल्फा लिख रहा हूँ। क्या ये बात समझ में नहीं आ रही है, मुझे बताओ। अबे लाप्लास का ही तो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लाप्लास का ही तो है, ठीक है। ये रहा सर जी, ओके बहुत बढ़िया। अब यार तुमने एक चीज पढ़ा होगा, तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि एल, अगर दोस्तों अगर मैं अपने फंक्शंस को टी से मल्टीप्लाई कर दूं तो दोस्तों ये होता है माइनस का डी एस अपॉन एफ एस, ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो दोस्तों इसका मतलब है कि टी ये आपके पास है दोस्तों एफ टी और आप यहाँ पे इसको दोस्तों क्या लिखते हो एफ डैश प्राइम, आप इसको ये लिखते हो। तो दोस्तों सेम चीज अगर मैं यहाँ पे एस की वैल्यू को 0 कर दूं तो मेरे पास केवल क्या बचेगा दोस्तों टी बचेगा। नहीं आया समझ में? अरे सर जी समझ में नहीं आ रहा, मंद बुद्धि टाइप के बालक है, कैसे समझ में आएगा? अरे भाई तो समझना, यहाँ पे देखो दोस्तों तुमने क्या करा, यहाँ पे तुम ये कर रहे थे कि तुमको टी लिखना था, ये हमारे पास है एफ टी। भाई अगर तुम यहाँ पे एस की वैल्यू को 0 करोगे तो भाई साहब ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, तो केवल एफ टी बचेगा। इसको दोस्तों आप टी से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो केवल टी बचेगा, है ना? नहीं नहीं आया सर समझ में। तो इसको समझाने के लिए एक मिनट रुको, मैं थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे है ना एक स्लाइड को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, फिर मैं आपको समझाता हूँ। नहीं आ रहा समझ में? अरे बता देना समझ में नहीं आया तो, ठीक है। तुम बहुत ही नादान परिंदे हो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो चलो अब हम चलें तुम्हारे हवाले वतन साथियों, ठीक है। चलो थोड़ा सा मुझे आगे जाने दो, कहाँ चले गई मेरी स्लाइड, खो गई क्या, है ना? यस, तो दोस्तों हम इस वाले की बात कर रहे थे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको दोस्तों थोड़ा सा पेस्ट कर देता हूँ। तो अरे यार फिर से वही चीज पेस्ट हो गई। दो तीन बार पेस्ट हो गया ये, रुको एक मिनट। ठीक है, चलो दोस्तों मैं यहाँ पे बता देता हूँ। अरे यार देखो इस चीज को समझो, समझो इस चीज को। यहाँ पर मैंने ये चीज लिखा है तो ये कैसे आएगा, जैसे दोस्तों हमारे पास फॉर्मूला होता है एल, ठीक है। इसको बार बार मैं एन नहीं लिख रहा। तो दोस्तों जैसे आपने यहाँ पे इसको लिखा 0 से इंफिनिटी, ये हमारे पास है e की पावर माइनस के अल्फा एक्स। अब दोस्तों आपने क्या करा, इसको यहाँ पर x से मल्टीप्लाई किया, ये दोस्तों हमारे पास हो गया px और आपने यहाँ पे इसको लिखा दोस्तों कितना dx, और ये दोस्तों हमारे पास क्या निकल के आया माइनस का, और दोस्तों आप इसको यहाँ पे लिख रहे हो f डैश, सॉरी मैं इसको यहाँ पे क्या लिखूंगा दोस्तों g डैश।
तो यहाँ पे दोस्तों मैंने इसको क्या लिखा, जी डैश, और ये हमारे पास क्या है, अल्फा। अब दोस्तों अगर मैं यहाँ पे अल्फा की वैल्यू को 0 रख रहा हूँ तो दोस्तों ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा, तो ये वाला फैक्टर दोस्तों 0 हो जाएगा, और इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x बोलते हैं। तो बात समझ में आ गई। तो दोस्तों अगर हम एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमको 1x मिलेगा, अगर हम 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे हमको 2x मिलेंगे। तो दोस्तों ये हमारे पास ये निकल के आया, तो डेट्स वाई हमारे पास इसका आंसर दोस्तों क्या निकल के आ गया, ऑप्शन नंबर 1। अब मुझे बता दो क्या ये चीज समझ में आ गई। देखो दोस्तों थोड़ा बहुत टाइम तुम्हें लेना पड़ेगा चीजों को समझने के लिए, है ना, कि मैं किस तरीके से बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये वही चीज आपसे यहाँ पे पूछी गई है। अब चलो दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर करेंगे अपना मैथमेटिकल फिजिक्स पार्ट बी, जो कि दोस्तों आपका एक रैंडम वॉकर का क्वेश्चन है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आप एक वर्ड के ऊपर फोकस करेंगे, इक्वली लाइकली। अब दोस्तों इक्वली लाइकली का मतलब होता है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज कांस्टेंट। मतलब दोस्तों इक्वली लाइकली का मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि जो हमारा कॉइन है, तो दोस्तों कॉइन हमारा कैसा होता है, इक्वली लाइकली। मतलब आप चाहे हेड निकालो चाहे आप टेल निकालो, प्रोबेबिलिटी सेम है ना। हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है दोस्तों, 1/2, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी है, 1/2। तो दैट्स मीन दोस्तों दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है, तो है ना, इक्वली लाइकली। इसी तरीके से दोस्तों अगर जो हमारा डाइस है, अगर हम डाइस को रोल करते हैं, तो डाइस को रोल करने के लिए आपको पता है हर नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी सेम है, यानी कि इक्वली लाइकली। उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है इक्वली लाइकली का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज कांस्टेंट ओवर द रेंज। जो भी दोस्तों आपको यहाँ पे रेंज दी गई है, उस रेंज के अंदर आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कांस्टेंट रहने वाली है। तो रेंज दोस्तों आपको क्या गिवन है, तो यहाँ पे ये रेंज हमको L, L प्लस बी दी है। तो इस रेंज के अंदर दोस्तों आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कैसे रहने वाली है, कांस्टेंट। अब ये कितनी रहने वाली है, तो इस प्रोबेबिलिटी को दोस्तों हम लोग यहाँ पे बोल देते हैं C। मैं इस P की वैल्यू को दोस्तों कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, इस इंटीग्रल के अंदर दोस्तों इसको यहाँ पे हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर, इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा टास्क है px। भाई ये जो तुम्हारी प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट है कितनी है, जैसे हमारे पास कॉइन के केस में कितनी होती है, 1/2, डाइस के केस में कितनी होती है, 1/6, तो एक नंबर है ना। उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे ये कितनी होगी, तो इसके लिए हमने क्या करा, इसको हमने L से 1 प्लस बी तक इसको दोस्तों इंटीग्रेट कर दिया। तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आ गई दोस्तों 1/b आ गई। जैसे हमारे पास कॉइन के केस में 1/2, डाइस के केस में 1/6, इस केस में 1/b आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे हमको दोस्तों क्या करना है, हमको यहाँ पे निकालना है मीन डिस्टेंस। तो भाई फॉर्मूला आपके सामने है, तो मीन निकालने का फॉर्मूला दोस्तों होता है L प्लस बी एक्स पी एक्स इंटू बी। यहाँ पे हमने पी एक्स की वैल्यू लगा दी, इंटीग्रेट करा, आंसर ये आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे n स्टेप है, तो इसको n से मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ भाई रैंडम वॉक का तो क्वेश्चन ही नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ ये क्वेश्चन सीधा सीधा तुम्हारा प्रोबेबिलिटी के ऊपर है, उठा के पेल दो, ठीक है। तो आपने पेल दिया, तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जब आंसर निकल के आया वो हमारे पास क्या है दोस्तों, n L प्लस बी। तो इसका आंसर दोस्तों हमारे पास कितना है, ऑप्शन नंबर 3। अब आप मुझे बताइए कहीं से कोई मैथ है इसमें, कहीं से कुछ चीज है जो आप, मैं बस इतना कह रहा हूँ, कट ऑफ इसलिए कम जाएगी दोस्तों कि ये जो चीजें होती है ना, ये जो आपका 3 घंटे का जो ड्यूरेशन होता है एग्जाम्स के अंदर, जो आप 3 घंटे बैठ के पेपर सॉल्व करते हो, तो दोस्तों घर पे आने के बाद पेपर इजी लगता है, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल पे बैठ के क्वेश्चंस को सॉल्व करना दोस्तों टफ लगता है, ठीक है। इसीलिए दोस्तों इस बार ही कट ऑफ कम जाएगी, है ना। ये है भाई, घर में आके सबको अच्छा लगता है, ठीक है, घर में आके ऐसा लगा रहा है एक क्वेश्चन भी कर देता, ये भी कर देता। बात है उस एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के 3 घंटे के अंदर क्वेश्चंस को समझना, करना, और वो भी सही करना, ठीक है। करने को तो मैं भी पूरे पूरे पेपर करके आता था, घर वाले पूछते थे पेपर कैसा गया, अरे सब करके आया हूँ मैं, पूरे के पूरे 70 के 75 क्वेश्चन करके आया हूँ। और रैंक कितने और नंबर कितने आ रहे हैं भगवान, वो तो हमारे उसमें नेगेटिव में नंबर नहीं जाते, वरना -2 नंबर भी आ सकते थे, ठीक है, क्योंकि 75 क्वेश्चंस करके आए पूरे के पूरे। और सोच लो फिर, ठीक है। तो ये है, घर में आके यही बोलते हैं ना, अरे पेपर बहुत बढ़िया हुआ है, बस सिलेक्शन ही नहीं हो रहा है ना, सब कुछ बढ़िया हो रहा है, बस सिलेक्शन नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये है दोस्तों।
अब आप यहाँ पे अगर क्वेश्चंस पढ़ोगे तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन भी हमारा एमएमपी पार्ट बी का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने क्या है, इफ सी बी द यूनिट सर्कल ट्रांसफर क्लॉकवाइज। अब सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे एक वर्ड आप देखेंगे क्लॉकवाइज। अगर दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज है, एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आपके पास दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज है, आंटी नहीं है ये, अरे यार ये एंटी है भाई। अगर दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज घूम रही हैं तो आप आंसर लिखोगे पॉजिटिव में, ठीक है ना, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। और दोस्तों अगर आपका कंटूर क्लॉकवाइज है तो आंसर आएगा नेगेटिव में। बस इस चीज का दोस्तों ध्यान रखना है ना, ठीक है। सर आपने कौन से ईयर में एग्जाम, मेरा 2017 का है, मैं बुजुर्ग हूँ बहुत ज्यादा, ठीक है, लेकिन इतना भी नहीं हो कि मैं तुम्हें आशीर्वाद दे दूं, है ना। मेरा आशीर्वाद मेरे को, अगर मैं मेरे आशीर्वाद देने से किसी का कुछ भला हो जाता तो सबसे पहले इस हाथ को अपने सर पे रखता है ना। तो ये है। चलो दोस्तों अब हम यहाँ पे इसको देखेंगे, तो ये आपको समझ में आया। तो सबसे पहले दोस्तों अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होता तो आंसर पॉजिटिव है, और दोस्तों अगर आपका क्लॉकवाइज घूमेगा तो आंसर नेगेटिव है, ठीक है। तो अब दोस्तों यहाँ पे आपको इस इंटीग्रेशन की वैल्यू बतानी है। तो ये हमारे पास है 1 + 2z का मॉड का स्क्वायर। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे ओपन कर लूंगा। तो मैंने यहाँ पे दोस्तों, भाई आपको पता है ना, जैसे मान लीजिए दोस्तों आपको मॉड जेड का स्क्वायर ये आपको गिवन होता, तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका सिंपल सा ये मतलब होता है ना कि आप इसको दोस्तों ऐसे करके यहाँ पे लिख सकते हो। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 + 2z और 1 + 2z बार का बार, ठीक है। तो आप यहाँ पे दोस्तों इसको ऐसे करके लिख सकते हो। अब दोस्तों ये चीज आप यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद दोस्तों आपके पास ये वाला फैक्टर यहाँ पे निकल कर आ जाएगा, ठीक है। ये वाला फैक्टर दोस्तों तुम्हारे पास निकल कर आ जाएगा। तो अब आप दोस्तों इसको करोगे तो देखो दोस्तों, अगर हम 5 का इंटीग्रेशन करेंगे तो दोस्तों अगर आप किसी नंबर का इंटीग्रेशन करते हो तो दोस्तों वो 0 होता है। जेड दोस्तों आपके पास एक पॉलिनोमियल है, तो जेड भी दोस्तों आपका एक क्या होता है, एनालिटिक फंक्शन। तो दोस्तों इसका इंटीग्रेशन 0, यहाँ पे केवल सिंगुलरिटी आई है दोस्तों, ये जो सिंगुलरिटी है ये हमारी जेड = 0 पर है। तो दोस्तों जेड = 0 पर सिंगुलरिटी होगा तो 2πi आंसर आएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4πi। अब दोस्तों प्लस में नहीं दिया हुआ है, माइनस में दिया हुआ है, तो आंसर आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। ये रहा। सर कोई पेड बैच है क्या, या पेड बैच अभी मेरे पास फिलहाल कोई नहीं है, अभी मैं आपकी खाली फ्री में सेवा कर रहा हूँ, ठीक है। कोई पैसा वैसा नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं है भाई, फ्री सेवा चल रही है ना भाई। जो और लोग कर रहे हैं थोड़ा सा मैं फ्री सेवा में लगा हुआ हूँ, ठीक है। धरती को बैलेंस करना है ना, ठीक है, तो वह धरती को बैलेंस करने के लिए मैं फ्री सेवा दे रहा हूँ, ठीक है। बहुत जल्दी लेकिन मेरे हो सकता है कुछ ना कुछ मैं कर दूं कांड, है ना, आप लोगों के लिए, सही है। तो वो भी दोस्तों मैं कर रहा हूँ तैयारी उसकी, अगर देखते हैं कुछ होता है तो, सही है। तो यहाँ पे ये रहा। तो ये आप देख सकते हो कि इसका आंसर दोस्तों हमारे पास कितना निकल के आ गया, -4π। अब चलो हम यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन अगर दोस्तों देखते हैं तो क्या है। अब ये क्वेश्चन भी दोस्तों हमारा एमएमपी पार्ट बी का यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि हमसे दोस्तों यहाँ पे रेजिड्यू पूछा है। यहाँ पे दोस्तों हमसे इस क्वेश्चन में रेजिड्यू पूछा है कि रेजिड्यू आप यहाँ पे किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप देखोगे दोस्तों हमारे पास फंक्शंस क्या है, fz = दिस। अब दोस्तों सबसे पहले हमने निकाला इसका सिंगुलर पॉइंट। दोस्तों हमारे पास सिंगुलर पॉइंट ये आया। यहाँ पे दोस्तों जो पावर होती है ना, ये पावर आपकी डिसाइड करती है कितने ऑर्डर का पोल है। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारे पास पावर है वो 3 है, तो दैट्स मीन दोस्तों कि ये 3rd ऑर्डर का पोल है। अब दोस्तों अगर हमारे पास n ऑर्डर का पोल होता है तो हम यहाँ पे अपने इस वाले फॉर्मूले का दोस्तों यूज करते हैं 1/(n-1), ये हमारे पास होगा लिमिट z टेंड्स टू z0, ये हमारे पास दोस्तों फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे दोस्तों हमारे पास n ऑर्डर का पोल है, तो इसीलिए दोस्तों हमने यहाँ पे 1/(3 - 1) किया। अब दोस्तों आप बोलोगे कि सर ये -1 कहाँ से आया, ये वाला माइनस कहाँ से आया। तो दोस्तों इसके अंदर से मैंने माइनस साइन कॉमन निकाला है, तभी तो ये आपस में कैंसिल होंगे, क्योंकि ये हमारे पास z-1 है, ये हमारे पास 1 + 1 - का z है, ठीक है। अब यार एक स्टेप खा गया मैं, इसलिए खा गया क्योंकि मैं क्यों लिखता बार बार, तो मैंने यहाँ पे माइनस का साइन लगा दिया। तो माइनस का साइन से आप ये समझ लेना कि इसके अंदर से हमने माइनस साइन कॉमन लिया है।
और ये हमारा कैंसिल हो गया। अब दोस्तों एक काम आपको करना है कि इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना है। तो दोस्तों जब आप इसको 2 बार डिफरेंशिएट करके लेके आओगे तो आपके पास ये आ जाएगा। देखो सिंगुलरिटी क्या है भाई, तुम्हारे पास z माइनस ये हमारे पास दोस्तों क्यूब है, ठीक है, और ये आपको दोस्तों सिंगुलरिटी दी है। तो यहाँ पे जो सिंगुलरिटी है दोस्तों वो ये है ना, तो जो सिंगुलरिटी है दोस्तों वो आपके पास ये है, ये आपके पास दोस्तों सिंगुलरिटी है। तो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू दोस्तों कितनी है हमारे पास 1। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस के 1 आ गया ना, दिस इज सिंगुलरिटी। बस बात खत्म, क्या है इसमें सिंगुलरिटी निकालने में कोई है ना। अब उसके बाद दोस्तों ये जो सिंगुलरिटी है ये हमारे पास थर्ड ऑर्डर की सिंगुलरिटी है। तो थर्ड ऑर्डर की सिंगुलरिटी के लिए फॉर्मूला हमारे पास ये होता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को दोस्तों हमने यहाँ पे लगाया और आपका जो आंसर है वो इस तरीके से आ जाएगा। इट इज क्लियर और नॉट? यस सर जी। तो यहाँ पे हमने दोस्तों इसको सॉल्व किया, आंसर ये है। उसके बाद दोस्तों अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे दोस्तों ये वाला क्वेश्चन अच्छा है। ये क्वेश्चन आपसे क्या दे रखा है भाई, आपके पास यहाँ पे दोस्तों 20 कॉइन्स हैं। यहाँ पे तुम्हारे पास दोस्तों 20 कॉइन्स हैं। 20 कॉइन में से दोस्तों 70 कॉइन ऐसे हैं, है ना। तो यहाँ पे एक कैसे लिखा है दोस्तों, बाइस्ड कॉइन। मतलब बाइस्ड का मतलब क्या है दोस्तों कि यहाँ पर 20 कॉइन में से कुछ कॉइन ऐसे हैं जिसमें 60% मतलब हेड आता है। मतलब 17 coins have 60% probability of showing head while the other 3 special coin have 90% probability of doing so। मतलब दोस्तों कहने का मतलब है कि यहाँ पर जय बिरू वाला हिसाब ले सकते हैं कि 20 कॉइन है, 20 कॉइन में से दोस्तों 17 कॉइन तो बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन जो 3 कॉइन है दोस्तों हम ये बोल सकते हैं कि जो 3 कॉइन है वो 16 वाले हैं, है ना। उसमें आपकी 90% प्रोबेबिलिटी है कि हेड ही आएगा, वही आपसे बोल रहा है। मतलब कहने का यह है कि आपके पास 20 में से 17 कॉइन ऐसे हैं जिसमें 60% प्रोबेबिलिटी है हेड आने की, और दोस्तों 3 कॉइन ऐसे हैं जिसमें 90% प्रोबेबिलिटी है हेड आने की, ठीक है। उनको उन्होंने यहाँ पे स्पेशल कॉइन बोला है। तो एक कॉइन इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड टॉस। अब दोस्तों इन 20 में से हम एक कॉइन को सिलेक्ट करते हैं और टॉस करते हैं, ठीक है। तो है ना यहाँ पे, तो इफ द हेड इज, है ना, इफ द रिजल्ट इज ए हेड तो द प्रोबेबिलिटी दैट विच ऑफ द 3 स्पेशल कॉइन इज बेस्ट। अब देखो दोस्तों हमको दोनों क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमसे हेड पूछा है। तो जब दोस्तों हमको दोनों ही चीजों में हेड पूछा जा रहा है तो हम वहां पे बायस थ्योरम का यूज कर लेते हैं ना, क्योंकि हमसे पूछा केवल हेड के बारे में गया है तो भाई हमारे पास, इसलिए हम दोस्तों यहाँ पे बायस थ्योरम का यूज कर रहे हैं, ठीक है। बस इस चीज का ध्यान रखना है कि दोनों में जो चीज कॉमन है वो निकालना है, तो 22 लगा देते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि टोटल कॉइन्स हमारे पास कितने हैं, 20। भाई टोटल कॉइन्स दोस्तों हमारे पास कितने हैं, 20। उसमें से दोस्तों आपसे बोला है कि 20 में से ये एस का मतलब क्या है, स्पेशल। तो स्पेशल कॉइन में तो 3 कॉइन ऐसे हैं, है ना, जिनकी प्रोबेबिलिटी दोस्तों कितनी है, 90%। तो इसको मैंने यहाँ पे 0.9 लिख लिया। इसी तरीके से दोस्तों ये एन का मतलब क्या है, नॉर्मल कॉइन। तो नॉर्मल कॉइन दोस्तों हमारे पास कितने हैं, 17, जिसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है दोस्तों, 60%, जिसको हमने 0.6 लिख लिया। ये हमको क्वेश्चन में दोस्तों डाटा गिवन है। अब यहाँ पे दोस्तों हमको ये बताना है कि 3 स्पेशल कॉइन्स इज बेस्ट। मतलब दोस्तों हमको ये बताना है कि जो उन 3 कॉइन में से हमको हेड निकालना है, ठीक है। मतलब हमको ये बताना है कि उन 3 कॉइन में से स्पेशल हेड कौन सा वाला है, तो वो हमको बताना है। तो दोस्तों उसके लिए हमारे पास है प्रोबेबिलिटी स्पेशल हेड। हमको यहाँ पे दोस्तों स्पेशल कॉइन में से हेड बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों आपके पास क्या है, प्रोबेबिलिटी हेड, है ना। यहाँ पे दोस्तों प्रोबेबिलिटी हेड किसकी दोस्तों, स्पेशल की। ये दोस्तों आपके पास है प्रोबेबिलिटी स्पेशल की, और ये दोस्तों प्रोबेबिलिटी है हेड आने की, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको देखा। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड निकालेंगे दोनों में से। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड स्पेशल, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड नॉर्मल। तो दोस्तों इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, हेड की स्पेशल की 90%। इसकी कितनी दोस्तों थी हमारे पास, 0.6%। यहाँ पे दोस्तों 20 में से 3 कॉइन थे, यहाँ पे दोस्तों 20 में से 17 कॉइन थे। इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास ये आ गया। अब हमको दोस्तों ये बताना है कि जो हमारे पास स्पेशल है, स्पेशल में से हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो दोस्तों ये तो आपको पता ही है कि ये हमारे पास कितनी है, 0.9%। ये दोस्तों हमारे पास कितनी है,
3/20 इसको लगाएंगे तो ये हमारे पास निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो दोस्तों आंसर है वो हमारे पास क्या है, 0.21%। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो इस तरीके से दोस्तों हम यहाँ पे अपने क्वेश्चंस को कर रहे होंगे। इट इज क्लियर और नॉट? यस सर जी। ठीक है, तो ये ना, मतलब आप समझ रहे हो ना चीजों को। देखो दोस्तों, मैं आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूं कि यहाँ पे आपको ये जो HS दे रखा है, ये दोस्तों जो HS है इसका मतलब है हेड स्पेशल में से आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, 90%। ये दोस्तों आपके पास क्या है, HN, इसका मतलब नॉर्मल में से हेड आने की प्रोबेबिलिटी दोस्तों 60%। फिर हमको यहाँ पे ये बताया गया है कि स्पेशल में से हेड आने की प्रोबेबिलिटी, मतलब हमको वो प्रोबेबिलिटी बतानी है अगर मैं किसी कॉइन को ट्वाइन करता हूँ, मतलब टॉस करता हूँ, किसी कॉइन को टॉस करता हूँ, तो वो आपका जो कॉइन है वो स्पेशल वाला होना चाहिए, है ना। रैंडमली मैं कोई कॉइन पिक कर रहा हूँ तो दोस्तों वो स्पेशल वाला होना चाहिए, और उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी के लिए दोस्तों हम इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। इट इज क्लियर? तो ये हमारे पास है। तो आई थिंक आपको ये चीज यहाँ पे दोस्तों समझ में आ रही होगी। अब दोस्तों ये वाला क्वेश्चन भी इजी है ना। मैं तो इसको बोलूंगा कि ये क्वेश्चन एक एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। लाइक नहीं करोगे तुम लोग, है ना, लाइक नहीं करोगे, ठीक है। अरे लाइक वाइक कर दिया करो यार। अभी यहीं पे कैटरीना कैफ बैठ के पढ़ा रही होती तो भाई साहब मैं सही बता रहा हूँ, है ना, 1000 से ऊपर वॉचिंग हो रही होती है ना। अब वही है ना, और लाइक भी हो रहे होते हैं, नीचे कमेंट चल रहे होते, बढ़िया बढ़िया। ठीक है, अब हम पढ़ा रहे हैं भाई, हमने क्या गुनाह करा है? हमने कोई गुनाह नहीं किया है। ठीक है, यस, है ना। चलो दोस्तों, अब हम यहाँ पे इस चीज को देख रहे हैं। तो ए सीक्वेंस ऑफ पॉलिनोमियल, अब दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे कि ये हमारे पास है दोस्तों सीक्वेंस ऑफ पॉलिनोमियल QNX सेटिस्फाई द रेकरेंस रिलेशन। दोस्तों ये हमारे पास एक रिलेशन आपको दिया है, ठीक है, और ये दोस्तों आपको यहाँ पे दिया गया है एक जनरेटिंग फंक्शन। ये दोस्तों हमारे पास क्या है, आपका एक जनरेटिंग फंक्शन भी आपको दोस्तों यहाँ पे गिवन है। ठीक है, और तो दोस्तों अब हम क्या करते हैं कि हमको यहाँ पे आप देखोगे दोस्तों del g अपॉन del t, 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 है ना। नहीं यार, ठीक है ना, नहीं नहीं, अब इतने भी, है ना, विकी कौशल बुरा मान जाएगा। ठीक है, नहीं नहीं, विकी कौशल बुरा मान जाएगा, है ना। पता चला कि मेरे घर में सर्जिकल स्ट्राइक हो रही है, ठीक। है ना। तो यहाँ पे दोस्तों अब आप इस चीज को देखो, ठीक है। तो ये आपके पास है मल्टीप्लाई। अब देखो हम क्या करते हैं दोस्तों, इस पूरी इक्वेशंस को दोस्तों, इस पूरी इक्वेशंस को मैं इससे मल्टीप्लाई कर देता हूं, और उसके बाद दोस्तों हम इसका सम कर देते हैं। तो हमने ये किया। अब दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन में क्या था, हमारे पास क्वेश्चन में दोस्तों ये था। यहाँ पे आप देखोगे दोस्तों, आपको साफ बोला गया है कि आपको del g अपॉन del t, del g अपॉन del t, del g अपॉन del t, del t अपॉन del g करना है। तो इसका मतलब है दोस्तों आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने दोस्तों यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट किया, विद रिस्पेक्ट टू टी किया। तो दोस्तों जब मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं तो मेरे पास ये क्या निकल के आया दोस्तों, Tn-1, और ये दोस्तों मेरे पास क्या है, फैक्टोरियल n-1। अब आप बोलोगे सर ये कहाँ से आया? अरे भाई ऊपर तुम्हारे पास क्या है, n, नीचे दोस्तों तुम्हारे पास क्या है, फैक्टोरियल n। तो ऊपर तो आप n ऐसे रहने दो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, n-1 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। तो इससे दोस्तों ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ये आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे हम इसको इस जैसा दिखाने के लिए कि भाई यहाँ पर भी n है, यहाँ पर फैक्टोरियल n है, यहाँ पर भी n है, तो इस n-1 को दोस्तों मैंने अपना m मान लिया। ठीक है। सर मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि यार मेरे को ना इसको gt की फॉर्म में बनाना है, मेरे को इन सबको g बनाना है। क्योंकि आप देखोगे ना ऑप्शन में दोस्तों g आ रहा है, ऑप्शन में दोस्तों देखो आप g आ रहा है, मेरे को इन सबको g बनाना है। अब जी बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इससे मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि मेरे पास क्यू तो है, मेरे पास क्वेश्चन में क्यू तो है, लेकिन मेरे पास क्वेश्चन में आपका टी की पावर n और फैक्टोरियल n नहीं है। तो इसलिए दोस्तों मेरे को अगर इन सबको जी बनाना है तो मेरे को जी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसलिए दोस्तों मैंने यहाँ पे टी की पावर n फैक्टोरियल n से इसको मल्टीप्लाई किया। ठीक है, इट इज क्लियर। तो दोस्तों हमने यहाँ पे इसको फैक्टोरियल n और सॉरी टी की पावर n फैक्टोरियल n से दोस्तों इसको मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास ये चीज दोस्तों यहाँ पे बन के आ गई। उसके बाद दोस्तों हमने क्या करा, अब हमारे पास जो जनरेटिंग फंक्शन था दोस्तों, इस जनरेटिंग फंक्शन को मैंने क्या करा, यहाँ पे टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया। तो जब दोस्तों हम इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज देखो दोस्तों कि ये हमारा जी नहीं बन पा रहा, क्यों?
क्योंकि यहाँ पे पावर क्या है n-1, यहाँ पे पावर क्या है दोस्तों आपकी फैक्टोरियल n-1, लेकिन यहाँ पे क्या है दोस्तों मेरे पास n है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में अगर आप देखोगे दोस्तों, अगर आप क्वेश्चन में यहाँ देखोगे तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्या दिया है, t की पावर n फैक्टोरियल n और qn, ये दोस्तों आपको यहाँ पे गिवन है। तो अब मैंने क्या करा दोस्तों, यहाँ पे हमने इसको t की पावर n और ये हमारे पास है फैक्टोरियल n, तो इसको हमने ये बनाने के लिए यहाँ पे दोस्तों हमने लिखा है m और इज इक्वल टू n-1, तो ये आपका दोस्तों बन गया। तो इसको हम बोलेंगे डेल जी अपॉन दोस्तों डेल टी, ठीक है। तो ये आपके पास है, और नहीं तो दोस्तों आप यहाँ पे इसको कंपेयर भी कर सकते थे, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद हमको क्या करना है दोस्तों, अब जो हमारा सेकंड वाला है, ठीक है, तो अब ये आपका दोस्तों देखो सेकंड वाला तो बन ही रहा है, सेकंड वाला दोस्तों पूरा का पूरा जी बनना है, ये तो हमारा कंप्लीटली जी बनना है। अब थर्ड वाली टर्म देखो दोस्तों, थर्ड वाली टर्म में हमारे पास यहाँ पे t की पावर n है, यहाँ पे फैक्टोरियल n है, लेकिन दोस्तों ये qn-1 है और ये हमारे पास n है। तो इसको जी बनाने के लिए क्या करेंगे, तो इसको जी बनाने के लिए दोस्तों हमने क्या करा, ये मेरे पास जो n था और ये दोस्तों मेरे पास फैक्टोरियल n था, इसको मैंने ओपन कर लिया तो मेरे पास ये आ गया। फिर मैंने इसको t से मल्टीप्लाई t से डिवाइड किया, तो ये अगर नीचे मेरे पास n-1 है तो ऊपर मेरे पास n-1 आ जाएगा, तो यहाँ पे भी n-1 आ गया, यहाँ पर भी n-1 आ गया, और दोस्तों ये भी आपके पास n-1 आ गया। तो आप दोस्तों इसको क्या लिख सकते हैं, tm, तो ये दोस्तों हमारे पास क्या बन गया, gt बन गया। तो आपके पास ये भी डेल जी अपॉन डेल की फॉर्म बन गई, ये भी दोस्तों इसकी फॉर्म बन गई, ये भी इसकी फॉर्म बन गई, और इसमें से आप कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा, है ना। तो ये रहा दोस्तों। हो सकता है अभी आपको समझ में ना आए, इसलिए मैं कह रहा हूँ वीडियो को पॉज करके बाद में इसको आप कैलकुलेशंस कर लेना, क्योंकि मेरे पास दोस्तों अभी इतना समय नहीं है कि मैं आपको पूरे सॉल्यूशन यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके दिखाऊं, ठीक है। बस ये है, इतना तो आप लोग समझदार हो कि बाद में आप इसकी खुद एनालिसिस बैठ के दोस्तों कर सकते हो कि कहाँ पे मैंने कौन सा स्टेप लिया हुआ है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन हैं, है ना।